हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूं। एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन मास्टर जेन का नाम लेता है, जिसकी वजह से मास्टर ज्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। लॉन्ग ज्यू से बताता है मास्टर ज्यू की एक आंख मास्टर जेन ने निकाली थी, इस वजह से ये उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। जू फैन उनसे माफी मांगते हुए कहता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने गलती से आपके सामने उनका नाम ले लिया, मुझे नहीं पता था कि आप उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मास्टर ज्यू कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया जो मुझे पहले ही बता दिया कि वहां पर अटैक करने वाले हैं। मास्टर ज्यू से कहते हैं अब जबकि तुमने मुझे उसका सारा हुलिया बता दिया है और तुमने बताया कि वो मास्टर जेन ही है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हमारे मेंशन से 100 मीटर की रेंज में खाली घर है, तुम वहां पर जाकर रह सकते हो, वो हमारा ही है। जू फैन और टॉन्गलिंग दोनों ही मास्टर ज्यू का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से वापस की तरफ आ रहे होते हैं, मास्टर ज्यू से पूछते हैं लेकिन तुमने उस बूढ़े को कहां पर देखा था। जू फैन कहता है मैंने उसे कई मेंशन में देखा था, लेकिन वो रात के वक्त वहां पर थे, लेकिन अब मुझे पता है वो कहां पर है, वो इस वक्त मिसेस सन के घर पर है। फिर जू फैन टॉन्गलिंग के साथ वहां से वापस आ जाता है, जबकि मास्टर जी लॉन्ग जी से कहते हैं हमारी सारी फैमिली को एक मैसेज भेजो, उनसे कहो कि यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग एल्डर्स की जरूरत है, हमारी एक फाइट होने वाली है यूमिंग वैली के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जेन यहाँ पर इस सिटी से जिंदा वापस जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सिटी में आने की, उसने मेरी आंख निकाली थी, अब इसके बदले में मैं उसकी जान लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस जिया और जून हाई उन दोनों को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सब लोग टियानलांग पवेलियन में रहने वाले हैं। जू फैन टॉन्गलिंग से कहता है क्या तुम इन सारे गार्ड्स का जो कि यहाँ पर खड़े हैं इनका लीडर बनना चाहोगे। टॉन्गलिंग उसे कहता है लेकिन मैं इनका लीडर कैसे बन सकता हूँ, यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इनमें से एक बन जाऊँ यही काफी है, लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है। जू फैन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इन सभी गार्ड्स के लीडर बन जाओगे। टॉन्गलिंग उसे कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम कह रही हो तो ऐसा हो सकता है। इसी वक्त वहां पर मिस लॉन्गनुई आ जाती है और कहती है ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, ख्वाब देखना छोड़ दो। लॉन्गनुई जू फैन से कहती है मुझे लगा था तुम सिर्फ लोगों को धोखा देते हो, तुम तो अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हो, तुम इसे झूठे ख्वाब दिखा रहे हो जो कि ये कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे इस टॉन्गलिंग के पास जितनी क्वालिफिकेशन है उसकी मदद से तो ये सिर्फ 6 लेयर तक पहुंच सकता है, ये 6 लेयर से आगे नहीं जा सकता और तुम इसे हमारे गार्ड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। लॉन्गनुई उन सबको शर्मिंदा करते हुए कहती है तुम सब लोग एक छोटी फैमिली से हो, हमारी जैसी बड़ी फैमिली के साथ अपने आप को बराबरी पर लाने की कोशिश मत करो, ये एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। जू फैन लॉन्गनुई से कहता है मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को परेशान कर सकती हो, अगर हम लोग उनसे वीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वीक ही रहेंगे। लॉन्गनुई से कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम सब लोग दिन में सपने देख रहे हो एक बड़ी फैमिली बनने के, तुम्हारा सपना तुम लोगों को खुश कर सकता है लेकिन ये कभी पूरा नहीं होने वाला। इस तरह की बड़ी फैमिली बनने के लिए सदियां लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अपनी मकारी को इस्तेमाल करते हुए हमारी टियानलांग पवेलियन की मदद से एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला, तुम सिर्फ कुएं में बैठे हुए एक मेंढक हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। मिस जिया आगे बढ़ती है और जू फैन से कहती है जू फैन तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। जू फैन से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कुएं में बैठा हुआ एक मेंढक हूँ, चलो फिर तुम्हें दिखाता हूँ। जबकि लॉन्गनुई से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अब बस करो। जू फैन मिस जिया से कहता है मुझे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है, क्या आपकी परमिशन है। साथ ही वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर घर के ऊपर चला जाता है, छत के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। लॉन्गनुई से कहती है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इसके ऊपर ऐसे नहीं जा सकते, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं आते, जाओ और अपने घर की छत पर जाकर इस तरह करो। जू फैन से कहता है क्या तुमने लेवल 3 की फॉर्मेशन के बारे में सुना है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है। लॉन्ग जी और लॉन्गनुई दोनों ही के पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये वाली फॉर्मेशन तो सिर्फ अंकल जियो को आती है, इसके अलावा किसी को भी नहीं आती क्योंकि ये बहुत ही खास फॉर्मेशन है। जू फैन छत के ऊपर से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने पास से सारे सिक्कों को हवा में उछाल देता है, सिक्के यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन्स को हवा में उछाल देता है। वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हवा में से नीचे आकर जमीन पर गिरते हैं और उनमें से रोशनी निकलती है। फिर जू फैन भी नीचे आ जाता है। लॉन्गनुई कहती है ये तुम क्या कर रही हो। जू फैन कहता है अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अभी वो अपने हाथों को जोड़कर एक मंत्र बोलता है, जैसे ही वो उस मैजिकल वर्ड्स को बोलता है तो जमीन के अंदर से गोल्डन ड्रैगन्स निकलते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन जमीन में से बाहर निकलते हैं उसी वक्त मास्टर जेन का सीन दिखाते हैं जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, उन्हें भी महसूस होता है। वो कहते हैं आज जो प्रोटेक्शन वाली फॉर्मेशन किसने ओपन की है, लगता है कि जो मास्टर ज्यू ने की है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लेकिन ये वाली फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को सेटअप कर सके। जबकि मास्टर ज्यू भी अपने मेंशन में खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो मेरे वाली अरे है लेकिन इसे कौन परफॉर्म कर रहा है। मास्टर ज्यू भी कहते हैं ये तो मेरे वाली अरे नहीं है, ये तो मेरे वाली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आहिर जी कौन परफॉर्म कर रहा है। जबकि वहां से दूर माउंटेन के ऊपर एक बंदे को दिखाते हैं, वो भी इस तरफ देखकर कहता है आहिर जी फॉर्मेशन किसने सेटअप की है, कहीं मास्टर जेन ने अपना प्लान चेंज तो नहीं कर दिया, उन्होंने प्लान से पहले ही आगे बढ़कर उन पर अटैक तो नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर ने मुझे कहा था कि लू फैमिली पर अटैक करना है, लेकिन वो खुद उन पर अटैक क्यों करेंगे। जू फैन के वो सारे ड्रैगन हवा में उड़ते हुए वापस उस घर में जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहां से एक फॉर्मेशन ओपन होती है और एक शील्ड बनती है जो कि उस पूरे घर को कवर कर लेती है। लॉन्गनुई जू फैन से पूछती है तुमने अभी भी क्या किया। जू फैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लॉन्गनुई कहती है अब क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जू फैन सीधा मिस जिया के पास जाता है और कहता है मैंने अभी अभी एक पैनलॉन्ग फॉर्मेशन को सेटअप किया है जो कि सिर्फ लेवल 3 की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वीक है और ये स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए हमें लेवल 5 की फॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन लेवल 5 की फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी जो कि हमारे पास नहीं है। लेवल 5 का सुनते ही लॉन्ग जी और लॉन्गनुई दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर ज्यू भी अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर पहुंचे हैं। लॉन्ग जी कहता है हमारी 7 फैमिलीज में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि लेवल 5 तक पहुंच पाए हैं,
लेकिन ज्यादातर लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी लेवल 5 की फॉर्मेशन को कैसे सेटअप कर सकता है? कहीं ये फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन अगर ये सच कह रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। क्या ये वाकई में एक लेवल 5 की फॉर्मेशन को बना सकता है? लॉन्ग और लॉन्ग हुई अभी भी उनकी तरफ देख रही होती है। मिस जिया भी एक्टिंग करते हुए कहती है, ज़ूफेन चलो ठीक है, तुमने अभी तो स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज कर लिया है, लेकिन अगली बार इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज करने से पहले मेरी परमिशन जरूर ले लेना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हारे लिए लेवल 3 की फॉर्मेशन काफी है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाते हैं अपने मेंशन की तरफ। भी जाने के बाद लॉन्ग हुई कहती है, इसने अपनी ट्रू पावर दिखाई दी, अब यहाँ पर इस एरिया में भी एक लेवल 3 की फॉर्मेशन है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकता है या नहीं? जबकि उसी वक्त वहाँ पर मास्टर जू भी उठते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, एक छोटी फैमिली के पास इस तरह का टैलेंट कैसे हो सकता है? मास्टर उन दोनों से पूछते हैं, यहाँ पर ये शील्ड किसने लगाई है? लॉन्ग जी अंकल जू से कहता है, ये प्रोटेक्शन शील्ड लू फैमिली के बटलर ज़ूफेन ने लगाई है। मास्टर जू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस तरह की फॉर्मेशन को सीखने के लिए सालों लग जाती है, लेकिन उस लड़के ने इसको कैसे परफॉर्म कर लिया? मास्टर जू उसकी फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर पहुंचा हूँ और ये बिल्कुल यंग है, फिर भी ये लेवल 3 तक पहुंच चुका है। मास्टर जू उन दोनों से कहते हैं, उसे मेरे पास बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे कहना कि मास्टर जू से बात करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों फैमिलीज फिर से एक साथ होती है। मास्टर जू ज़ूफेन को इस पर ब्रदर कहते हैं। लॉन्ग जी कहता है, अंकल जू सिर्फ उसी को ब्रदर कहते हैं जिसकी वो इज्जत करती है। इसका मतलब वो ज़ूफेन को भी एक मार्शल आर्टिस्ट मानना शुरू कर दिया है। ज़ूफेन उनके सामने अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि बिग ब्रदर को मुझसे क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर लॉन्ग जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल जू को बड़ा भाई कहने की? जबकि मास्टर जू हंसते हुए कहते हैं, अब जबकि तुमने मुझे अपना बड़ा भाई कह ही दिया है तो फिर मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा, ऐसे तुम मेरे छोटे भाई हो। मास्टर जू से कहते हैं, अगर तुम लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज और पावर्स है, फिर तुम एक छोटी सी फैमिली लू फैमिली के बटलर क्यों बनकर रहना चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, अगर तुम क़यानलंग पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हें एक अच्छा ओहदा देंगे। ज़ूफेन कहता है, क्या वाकई में यही ऑफर है? मास्टर जू से कहते हैं, हाँ बिल्कुल यही ऑफर है, मेरी क़यानलंग पवेलियन की फैमिली को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली का एक एल्डर बना दूंगा। यहाँ तक कि अगर मेरी फैमिली के हेड भी तुम्हें मिलते हैं तो वो भी तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे, वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई उनके पास उनका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकती है? एल्डर की पोजीशन तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ी पोजीशन है। एक तो ये बाहर वाला है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा यंग है, हम इसे अपनी फैमिली का एल्डर कैसे बनने दे सकते हैं? हम इसे अपना एल्डर नहीं मानेंगे। ज़ूफेन कहता है, जब मेरी मिस जून के साथ फाइट हुई थी तभी मैंने इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इस कल्टीवेशन की दुनिया में अगर आप लोग लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हैं तो इसका मतलब सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि टिंजू एम्पायर के एम्परर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मास्टर जू से कहते हैं, तो छोटे भाई तुमने क्या सोचा है? ज़ूफेन कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मास्टर से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, जल्दी से बताओ तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? अगर हम तुम्हारी शर्त को पूरा कर सकते हुए तो हम लोग उसे जरूर पूरा करेंगे, तुम जल्दी से बताओ। ज़ूफेन लॉन्ग वी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरे लिए एक चाय का गर्म कप लेकर आए और उसके बाद मेरे पाँव धोए, फिर मेरे बिस्तर में मेरे साथ सोए। लॉन्ग वी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। मास्टर जू से कहते हैं, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ मजाक कर रहा है। ज़ूफेन उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ। ज़ूफेन कहता है, मेरे पास एक फैमिली है और अब मेरे पास एक घर भी है, मुझे और क्या चाहिए होगा? मैं सिर्फ अपनी लू फैमिली के लिए चाहता हूँ कि वो लोग अमन और शांति के साथ रहें और उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। मास्टर जू कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा सादा है जो कि अपनी लू फैमिली के लिए मांग रहा है। मास्टर जू कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट है, जब तक तुम्हारी लू फैमिली हमारे क़यानलंग पवेलियन में रहेगी या फिर इस सिटी में रहेगी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सारी हम लोगों पर होगी। क़यानलंग पवेलियन उनको प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेगा। मास्टर जू से कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद तुम क़यानलंग पवेलियन के ग्रेट एल्डर हो। मैं अपनी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। 3 दिन के बाद मैं तुम्हें अपने फैमिली के हेडक्वार्टर में लेकर जाऊंगा, जहाँ पर तुम हमारे हेड से मिलोगे। ज़ूफेन से कहता है, जरा रुको, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करके तुम्हारी फैमिली का एल्डर बनूंगा। ये बात सुनते ही मास्टर जू बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? तुमने अभी भी मुझे बेवकूफ बनाया है। ज़ूफेन कहता है, नहीं मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, अगर तुमने मुझे आधा घंटा पहले बुलाया होता तो मैं सेम कंडीशन के साथ तुम्हारा एल्डर बनने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अब बात कुछ और है। मास्टर जू से पूछते हैं, तो फिर अब क्या हो गया? आधा घंटा पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? मास्टर जू कहते हैं, लेकिन मुझे भी तो बताओ अब ऐसा क्या चेंज हो गया है? ज़ूफेन कहता है, अपनी लॉन्ग वे से पूछ लो, इसे सब कुछ पता है। ज़ूफेन कहता है, क्या तुम्हें अभी तक याद है थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? साथ ही वो खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले 10 साल बाद तुम देखना कि मैं लू फैमिली को 7 फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बना दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है। मास्टर जू लुई से पूछते हैं, तुमने उस लड़की को ऐसा क्या कहा है? लॉन्ग जी भी क्योंकि वहीं पर खड़ा होता है, वो अंकल जू को सारी बात बता देता है कि लॉन्ग लुई ने उसकी बेइज्जती की थी कि वो एक छोटी फैमिली से है, इसलिए उन लोगों को बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अंकल जी उसकी सारी बात सुनने के बाद लॉन्ग लुई से कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर कोई छोटा है तो उसे छोटा मत कहो, क्योंकि कल को वो बड़ा भी हो सकता है। कभी भी किसी की इंसल्ट मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। की वजह से तो ज़ूफेन इतना ज्यादा गुस्से में था और उसने हमारी फैमिली की इतनी बड़ी ऑफर को भी ठुकरा दिया। लॉन्ग जी कहता है, लेकिन अंकल क्या आपको इस बात पर यकीन है कि लास्ट बार उसने जो कहा है कि 10 साल में वो अपनी लू फैमिली को 7 एम्पायर फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा? क्या आपको लगता है वो ऐसा कर पाएगा? मास्टर जू की बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, ज़ूफेन एक बहुत बड़ा जीनियस है जिसके पास लेवल 5 की टेक्निक्स है। मुझे इस
बात में जरा भी शक नहीं है। जू पेन जब तक लू फैमिली के साथ है वो 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हम भी एक बड़ी फैमिली है, लेकिन हमने उसे अपनी फैमिली का एल्डर बनाने के लिए कहा था, पर हम लोग उसे ऐसी ऑफर दे सकते हैं तो बाकी की फैमिलीज वाले भी उसे ऑफर दे सकते हैं। जू पेन वहां से वापस आते हुए सोच रहा होता है, मैंने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। अगर मैं उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो इससे हमारी लू फैमिली की सेफ्टी गारंटी हो जाती, यानी कि क़ियानलांग पवेलियन वाले उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते। लेकिन साथ ही वो लॉन्गवे की बात को सोचता है और वो फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, 7 ह्यूमन किंग्स ने मुझे ऐसा ही कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सपने देख रहा हूँ। जू पेन कहता है, मेरे पास अपनी डीमन की कल्टीवेशन की टेक्निक्स है, मैं इन टेक्निक्स को यूज करते हुए ह्यूमन से भी आगे जाऊंगा और ह्यूमन से भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, मैं 7 इंपीरियल फैमिली से लू फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगा। और मेरे पास सिर्फ 2 ही मिशन है, एक तो अपनी लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है ताकि मैं अपनी हार्ट मैजिक को खत्म कर सकूं, और दूसरी बात मुझे अपनी डीमन कल्टीवेशन मेथड्स को भी इंप्रूव करना होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अचीव नहीं कर सकता। अगर 7 एम्परर्स भी मुझे रोकने के लिए आएंगे तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर फ्यूचर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी लू फैमिली को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। मेरे लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं मैजिक एम्परर हूँ, मैजिक एम्परर जू पेन। जू पेन जैसे ही वापस आता है वो सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। मिस जियाओ से कहती है, मास्टर जू तुमसे किस बारे में बात करना चाहते थे? जू पेन कहता है, मास्टर जू ने मुझे इन्विटेशन दिया है अपनी फैमिली को ज्वाइन करने का, वो चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली का एक एल्डर बन जाऊं। मिस जियाओ की बात सुनकर उदास हो जाती है और साथ ही उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कहती है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, क़ियानलांग पवेलियन में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, हमारे साथ रहकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जू पेन उसके पास से गुजरते हुए कहता है, लेकिन मैंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो सारे लोग जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जू पेन उसे कहता है, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैंने उनको क्यों रिजेक्ट किया, ना ही मैं तुम लोगों को इस बात का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा फैसला है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से क्या मिल रहा है या क्या मिलने वाला है। ये मैंने डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी फैमिली को ज्वाइन करना है और कौन सी फैमिली को छोड़ना है। और आज के बाद से मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 साल में मैं लू फैमिली को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूं, लू फैमिली 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। जू पेन फिर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर भेजता है लोगों से की पावर को चुराने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर से भेजता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। जू पेन कहता है, आज तो काई फैमिली के गार्ड भी बाहर नहीं है, पता नहीं वो लोग कहां पर चले गए हैं। लगता है कि मास्टर काई और उनका बेटा अपने किसी कमरे में छुपकर डर के मारे कांप रहे होंगे। उसी वक्त उसके सामने कोई नजर आता है। जू पेन कहता है, चलो मुझे यहाँ पर कोई तो नजर आया। वहां पर एक लड़की होती है जिसने मास्क लगाया होता है, लेकिन वो क़ियानलांग पवेलियन की टेरिटरी में होती है और छुपकर उन पर नजर रख रही होती है। जू पेन कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो भी क़ियानलांग पवेलियन में। थोड़ी देर उन पर नजर रखने के बाद वो वहां से वापस आ जाती है, जबकि ब्लडी बेबी उसका पीछा करता है। वो वापस एक घर में आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो उसे कहती है, मिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही? क्या आपने देखा वहां पर क्या चल रहा है? लड़की वहां पर आकर अपना मास्क उतारती है। जू पेन भी देखा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक लड़की है। वहां पर एक और लड़की होती है, वो उसे कहती है, जाओ कोई जल्दी से जाकर एक पेपर और पेन लेकर आओ। वो पेपर के ऊपर सारा नक्शा बना देती है क़ियानलांग पवेलियन का। वो उनसे कहती है, मैंने सारा नक्शा बना दिया है और मैं तुमको बताती हूँ कि कहाँ पर गार्ड्स हैं और कहाँ पर गार्ड्स नहीं है। उस लड़की के साथ जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे चप्पू से ही लग रहे होते हैं। वो कहते हैं, अगर वहाँ पर इतने ज्यादा गार्ड है तो हम लोग उन पर अटैक कैसे कर सकते हैं? क़ियानलांग पवेलियन वाली है 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। हमें तो लगता है कि वहाँ पर पहुंचने से पहले ही हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि उनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लड़की उनसे कहती है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरे भाई ने योमिंग वैली वालों के साथ एक डील कर ली है। योमिंग वैली वाले उनके साथ जाकर फाइट करेंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा। फिर हम लोग वहाँ पर आसानी से अंदर जा सकते हैं और लू फैमिली पर अटैक कर सकते हैं। लू फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मार डालना, सिर्फ मिस जिया को पकड़कर यहाँ पर लाना है। ये बात सुनकर जू पेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जू पेन कहता है, तो इसका मतलब ये मेरी लू फैमिली पर अटैक करने वाले हैं और सभी को मारकर सिर्फ मिस जिया को जिंदा रखने वाले हैं। वो मुंडे उसे कहते हैं, मिस हमें आपसे एक बात करनी है जो कि आपके भाई के बारे में है। वो उनसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, कहो क्या कहना है। वो कहते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आपके भाई शाओ ज़ाई का यूमिंग वैली वालों के साथ क्या ताल्लुक है। क्या वाकई में यूमिंग वैली वाले उसकी बात सुनेंगे या नहीं? अच्छा ठीक है, अगर यूमिंग वैली वाले हमारी हेल्प कर भी देते हैं, हम लोग यहाँ पर क़ियानलांग पवेलियन पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने क़ियानलांग पवेलियन पर अटैक किया, वो 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो लोग बाद में भी हम पर अटैक करेंगे और हमें ढूंढकर मारना शुरू कर देंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या बाद में भी यूमिंग वैली वाले हमारी हेल्प करेंगे या नहीं? अगर उन लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया तो हम सब लोग तो मारे जाएंगे। लड़की उनसे कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें मरने से डर लग रहा है। तो उनको तो बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए क्योंकि अगर मिस्टर लाओ ज़ाई को पता चल गया तो वो भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। हम ये सब कुछ मिस्टर लाओ ज़ाई को हील करने के लिए कर रहे हैं। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मिस्टर लाओ ज़ाई फिर से ठीक हो जाए? वो सारे लोग आखिर साथ झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की उनसे कहती है, जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें सारा प्लान तैयार करना है। जी तुम लोगों की और कोई भी बात नहीं सुननी, हम लोग अटैक करेंगे। सारे उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है जंगवीस, हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसा आपने कहा है। फिर वो सारे लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। जू पेन कहता है, चलो अब मेरी बारी है, मैं अंदर चल के देखता हूँ ये लड़की कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ एक और छोटी लड़की होती है जिसका नाम जाओ कुई होता है। जाओ कुई उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यंग मिस आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप तो वाकई में हमारी लीडर बनने के लायक हैं, आप बहुत ही अच्छे फैसले करती हैं। मिस उसे कहती है, लेकिन अगर मेरे स्टेप फादर अभी तक ठीक होते और वो बीमार नहीं होते तो मुझसे भी अच्छे फैसले करते, इस बात में कोई भी
शक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लीडर है। जाओ कोई उसे कहती है लेकिन इन सारे लोगों को आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसलिए वो आपकी बात मानेंगे। तुम उसे कहती है तुम्हें मुझे चेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि एक बार लू फैमिली पर अटैक करने के बाद हमें उनका ट्रेजर मिल जाए जिसकी मदद से हम अपने फादर को हील कर सकेंगे। जाओ कोई उसे कहती है आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। क्योंकि जू फैन अंदर आता है और कहता है छोटी लड़कियों तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दम की जरूरत होती है क्योंकि तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तुम लोगों से किसने कह दी कि लू फैमिली के पास जो ट्रेजर है वो तुम्हारे बाप को हील कर सकता है। यंग मिस चिल्लाकर कहती है तुम कौन हो। जू फैन जल्दी से नीचे उतर आता है और कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ आराम से चलो और मुझे सारी बात एक्सप्लेन करो जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यंग मिस उसे कहती है आई तुम हो कौन, जल्दी से बताओ। जू फैन कहता है मैं तो भूल ही गया था अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम जू फैन है। के पास सुनते ही यंग मिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तुम लू फैमिली से हो तो इसका मतलब तुम्हें आज यहीं पर मरना होगा। लू फैन उसकी टेक्निक देखकर कहता है तुम्हारे पास जो टेक्निक है ये फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन अफसोस ये मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। और जू फैन अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दाखिल कर देता है और कहता है तुम्हारे लिए मुझे बहुत तरस आ रहा है क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगी क्योंकि मेरे पास ब्लडी बेबी की पावर है। जैसे वो ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर जाता है वो लड़की उसके करीब पहुंचकर वहीं पर रुक जाती है। वो उसे कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया है। जू फैन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज किया है। और साथ ही जू फैन उसको उठा लेता है। जैसे वो उसे उठाकर वहां से जाने लगता है जाओ कोई चिल्लाकर कहती है मेरी यंग मिस को छोड़ दो। जू फैन कहता है मैं तुम्हें तो भूल गया था। फिर वो उसे भी उठा लेता है। वो दोनों को उठाकर वापस अपने पैलेस की तरफ आ जाता है। उनके पैलेस के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और कहते हैं बटलर लू लगता है कि तुम आज बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। जबकि लॉन्ग मिल भी वहीं पर खड़ी होती है और कहती है सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, इन सभी को लड़की के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जू फैन उन दोनों लड़कियों को अपने रूम के अंदर ले आता है और उन्हें उठाकर फर्श पर फेंक देता है। जाओ कोई उठती है और कहती है ये हमें कहां पर ले आया है। जैसे वो अपनी यंग मिस की तरफ देखती है तो उसकी बॉडी पैरालाइज होती है। वो कहती है तुमने मेरी यंग मिस के साथ क्या किया है। जू फैन जैसी पैरालिसिस को खत्म करता है वो अपना नाइफ निकालकर फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो अपना नाइफ उसकी गर्दन के करीब ले जाती है जू फैन उसे फिर से पैरालाइज कर देता है क्योंकि उसका ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर है। जू फैन उसे कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ कुछ सवाल पूछने के लिए लाया हूँ, तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और मेरे सामने इस तरह के वेपन्स तो मत ही निकालो क्योंकि अगर मैंने इन वेपन्स को यूज करना शुरू किया तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जू फैन उसके हाथ से वो वेपन ले लेता है और साथ ही उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़ों के नीचे इस तरह का कोई डेंजरस वेपन हो सकता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे कपड़े उतारकर तलाशी ले सकता हूँ। यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। जू फैन उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और उसे कहता है मैं इस तरह की हिम्मत कर सकता हूँ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पूरे कपड़े उतार दूंगा। जू फैन उसे कहता है जल्दी से बताओ तुम कौन हो और तुम इस शहर में क्या करने के लिए आई हो। वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जू फैन जल्दी से उसके कपड़े फाड़ देता है। जाओ कोई भागती हुई आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस के कपड़े फाड़ने की। उसी वक्त जाओ फैन उसकी तरफ देखता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है। वो भी रोते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। जू फैन फिर से यंग मिस से पूछता है तुम कौन हो और इस शहर में क्या करने के लिए आई हो। लड़की उसे फिर से कोई जवाब नहीं देती। जू फैन उसके थोड़े से और कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। जू फैन उसे कहता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। अब जल्दी से बताओ तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रही हो। पता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस शहर में क्या कर रही हो और साथ साथ उनके कपड़े फाड़ रहा होता है। जू फैन 2 बार उसके कपड़े फाड़ता है यानी कि उसकी काफी ज्यादा कपड़े फट चुके हैं और वो तीसरी बार उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रही हो। वो लड़की घबरा जाती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बंदा है जिसका नाम ली यूटिंग है, मैं उसकी अडॉप्टिव डॉटर हूँ और मैं यहाँ पर इस शहर में लू फैमिली वालों को मारने के लिए आई हूँ क्योंकि लू फैमिली वालों के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। जू फैन उससे पूछता है और तुम ऐसा कैसे करने वाली हो, या तुम अकेली लू फैमिली वालों को मारने की कोशिश करोगी। वो उसे कहती है नहीं, योमिंग वैली वाले हमारा साथ देंगे। योमिंग वैली वाले जब कियानलांग पवेलियन पर अटैक करेंगे तब हम लोग इस मौके का फायदा उठाते हुए लू फैमिली पर अटैक करेंगे और सभी को मार डालेंगे। लू फैन उसे कहता है अब मुझे जल्दी से बताओ योमिंग वैली वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम लोग उन्हें कैसे जानते हो, तुम्हें इस सबसे क्या मिलने वाला है और तुम्हारे पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने ये सब कुछ अरेंज किया है। वो लड़की उसे कहती है मुझे नहीं पता, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जू फैन उसका जवाब सुनने के बाद उसके बाकी के बचे हुए कपड़ों को भी फाड़ देता है। जू फैन उसे कहता है तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे पास अपनी इज्जत बचाने का यही आखिरी मौका है, जल्दी से मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो वरना मैं तुम्हारे बचे हुए कपड़े भी फाड़ दूंगा और मैं तुम किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मानती तो फिर मैं तुम्हें बाहर जितने भी गार्ड्स हैं उन सबके हवाले कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। लड़की उसे चिल्लाकर गालियां देना शुरू कर देती है। जू फैन कहता है तुम्हारी गालियां देने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी से मुझे बताओ जो मुझे सुनना है। मैं सिर्फ 3 तक गिनती करूंगा और साथ ही वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। जू फैन का हाथ जैसे ही उसकी चेस्ट के करीब पहुंचता है वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उसी वक्त जाओ कोई कहती है मैं बताती हूँ और साथ ही वो लड़की रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, मेरी यंग मिस के साथ ऐसा मत करो, हमारा यूमिंग वैली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये सब कुछ तो मिस्टर जैंग ने किया है। जू फैन कुई से पूछता है ये मिस्टर जैंग कौन है। यंग मिस जाओ कुई से कहती है इसे मत बताना कि मिस्टर जैंग कौन है। लेकिन जू फैन जल्दी से अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए
उसका मुंह सील कर देता है। जाओ कोई रोते हुए कहती है उसका नाम जैंग मिंग है और वो हमारी यंग मिस का फियांसे भी है। एक दिन हमारे मास्टर के ऊपर लू जिनान जो कि हेड ऑफ लू फैमिली है उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है और वो कुछ भी बोल नहीं सकते। जू पेन कहता है तो तुम लोग यहाँ पर अपने मास्टर का रिवेंज लेने के लिए आए हो। तुम्हें लगता है कि लू फैमिली वालों ने उस पर अटैक करके उसे पैरालाइज किया है, इससे आगे बताओ और तुम लोग क्या करने वाले हो। वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जू पेन जल्दी से फिर अपना हाथ उसकी चेस्ट की तरफ आगे बढ़ाता है और कोई फिर से उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, हम लोग लू फैमिली के गार्ड्स के साथ फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए मिस्टर जैंग ने एक प्लान बनाया था। मिस्टर जैंग ने सन गांजिया को वहां पर भेजा था लू फैमिली के गार्ड्स को मारने के लिए, लेकिन उसके बाद मिस जिया जो कि लू फैमिली की आखिरी बची हुई मेंबर है, उनका छोटा भाई दोनों वहां से भागकर शहर में आ गए। हम तो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, हमें लगता है कि हम लोग उन्हें यहाँ पर मार सकते हैं, लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद जब तुम लोग कियानलॉन्ग पवेलियन में चले गए तब मिस्टर जैंग ने को प्लान बनाया। उन्होंने यूमिंग वैली वालों के साथ एक डील की है ताकि लू फैमिली वालों को आसानी से मारा जा सके। जू फैन कहता है चलो ठीक है तुम्हारी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मास्टर के ऊपर लू फैमिली वालों ने अटैक किया था? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है किसी को अटैक करते हुए? जाओ पुई से कहती है मिस्टर जैंग ने सब कुछ देखा है। जू फैन कहता है तो इसका मतलब मिस जिया के पास उनकी फैमिली का जो ट्रेजर है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मास्टर को क्योर कर सकता है? ये सब भी तुम्हें मास्टर जैंग ने बताया होगा। जाओ पुई से अभी जवाब ही देने लगती है कि उसी वक्त मिस जिया अंदर आ जाती है और कहती है जू फैन तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। लेकिन जैसे वो अंदर देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जू फैन के सामने दो लड़कियां खड़ी होती है, एक के कपड़े पूरे फटे होते हैं जबकि एक ही आधे फटे होते हैं। मिस जिया शर्माते हुए चलाना शुरू कर देती है और कहती है जू फैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? ये कियानलॉन्ग पवेलियन वालों का रेजिडेंस है, हम लोग यहाँ पर रह नहीं रहे, ये हमारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पर लड़कियां लेकर क्यों आए हो? जू फैन उसे कहता है मैंने ये सब कुछ लू फैमिली के लिए किया है। मिस जिया कहती है ये सब कुछ तुम लू फैमिली के लिए कर रहे हो। साथ ही मिस जिया चलाना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? लू फैमिली वालों ने कब तुमसे कहा था कि दो लड़की को लेकर रूम में आ जाओ और उनके साथ तुम क्या कर रहे हो? तुमने उनके आधे कपड़े फाड़ दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आती पता नहीं तुम उनके साथ क्या कर रहे होते। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और तुम हमारी फैमिली को एक दिन 7 एम्पायर फैमिली से भी स्ट्रॉन्ग बना दोगे, लेकिन तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो। जबकि जू फैन सोच रहा होता है मिस जिया तो हमेशा बहुत ही शांत रहती है, आज इसे पता नहीं अचानक क्या हो गया है, ये इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही है? जू फैन उसे कहता है अगर मिस जिया को इस बारे में पता चल जाए कि ये लड़कियां कौन है तो मिस जिया शोर नहीं मचाएंगी। ये दोनों लड़कियां माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से हैं। मैं इन दोनों को यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि ये दोनों लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों के खिलाफ इंटेरोगेशन का ये तरीका बहुत ज्यादा कारामद है। मिस जिया जैसे ही सुनती है कि ये दोनों ब्लैक विंड माउंटेन से हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उनसे कहती है तुम लोगों ने मेरे फादर को मारा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जू फैन उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम दोनों में बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों ही फैमिलीज को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये सब कुछ यूमिंग वैली वालों ने किया हो। तो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जू फैन कहता है चाहे वो लू फैमिली हो या फिर ब्लैक माउंटेन विंड वाले हो, यूमिंग वैली वालों के सामने तुम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो, लेकिन उसने तुम्हारे दोनों फैमिलीज के साथ इस तरह क्यों किया होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। जू फैन कहता है इस सब को समझने के लिए मुझे ब्लैक विंड माउंटेन जाना पड़ेगा। वो मिस ली से कहता है लड़की से जिसके उसने कपड़े फाड़े हैं, उससे कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चले, तो वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ क्या है वहां पर हो क्या रहा है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब कुछ हमारे साथ करने के बाद मैं तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर जाऊंगी? जू फैन मिस जिया से कहता है मिस जिया अपने पास जो खजाना है वो मुझे दे दे। मिस जिया अपने पास से एक बुक निकालती है और उसके हाथ में रख देती है। जू फैन उसे मिस ली को देते हुए कहता है क्या यही वो चीज है जो आपको चाहिए? आपको लगता है कि आपके मास्टर को इससे क्योर किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं ये एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स है, इसकी मदद से तुम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते, ना ही तुम अपने फादर का इलाज कर सकोगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चलो, मैं तुम्हारे मास्टर को वो भी देखना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि जैंग मिंग तुम दोनों से ही झूठ बोल रहा हो, ये सारा उसी का प्लान हो। जाओ कोई चिल्लाकर कहती है मिस्टर जैंग एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? जू फैन कहता है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये जैंग मिंग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको अच्छी तरह से जानती हो? आखिर उसका यूमिंग वैली वालों के साथ क्या कनेक्शन है? यूमिंग वैली एक बहुत बड़ी फैमिली है। मिस ली उसे कहती है अच्छा ठीक है बस करो, मैं तुम्हें अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर ले जाऊंगी। जू फैन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है, वहां पर जाने से पहले जरा अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। इसलिए जैसे ही अपने नीचे कपड़ों की तरफ देखती है तो साथ ही वो शर्माते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और जू फैन को बहुत सारी गालियां भी देती है। जू फैन उसे कहता है अगली बार इस तरह के कपड़े पहनकर मत आना। मिस ली उसे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। फिर जू फैन उस रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ लेकर जा रही होती है। जू फैन ने नकली दाढ़ी मूछ लगाई होती है और वो एक बूढ़ा आदमी बना होता है, एक एल्डर। इसलिए उसे कहती है माउंटेन पर जाने के बाद अगर तुमने किसी पर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जू फैन उसे कहता है तुम्हें शांत रहना होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मुझे तो बस वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, दोनों फैमिलीज को कौन धोखा दे रहा है। ऊपर से मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं वहां पर कर भी क्या सकता हूँ? मिस ली उसे कहती है और जाओ कोई का क्या उसे तुम्हारी फैमिली वाले नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जू फैन कहता है नहीं, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो पीछे सेफ है, देख लेना ये सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। मिस ली उसे कहती है ये सब कुछ मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है? नेक्स्ट सीन में वो लोग ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां का गार्ड उनसे कहता है तुम लोग कौन हो? जैसे ही वो देखता है ये तो हमारी यंग मिस है, वो कहता है यंग मिस आप तो जल्दी वापस आ गई, आपको तो इस वक्त फ्रैंक सिटी में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मिस ली उसे कहती है मैं वापस आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है इसलिए वापस आई हूँ। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जू फैन उसे कहता है मिस ली मुझे लगता है कि ये बंदा भी योंग मिंग का साथी है। इसलिए उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जू फैन कहता है हमारा फ्रैंक सिटी का मिशन एक सीक्रेट मिशन
मिशन था। फिर इस ऑर्डिनरी गार्ड को कैसे पता चला कि तुम एक मिशन पर फैंग सिटी गई हुई थी? अब मेरी बात को गौर से सुनना। जैसे ही हम लोग माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड पर पहुंचेंगे, तुम्हारा भाई हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। फिर वो दोनों माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं पर उसके भाई जैंगमिंग को दिखाते हैं, जो कि वहीं पर खड़ा होता है। वो बाहर निकलता है और उनसे कहता है, सिस्टर ली, तुम्हें तो इस वक्त फैंग सिटी में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जू पेन आस्ता सी आवाज में मिस ली से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, वो लोग इसे जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उस गार्ड ने इसे पहले से बता दिया है। मिस ली उसे कहती है, ब्रदर मुझे नहीं लगता कि हम लोग यान लॉन्ग पेविलियन वालों के साथ फाइट कर सकते हैं, और योमिंग वैली वाले वो लोग बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। ये मिशन बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैंने अपने लोगों को वहां पर काम पर लगा दिया है कि वो लोग उन सब पर नजर रखें। जब वक्त आएगा मैं वापस चली जाऊंगी। जैंगमिंग उसे कहता है, हमारे मास्टर ने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, उन्होंने हमें हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हम लोग इतनी आसानी से कैसे रह सकते हैं? तुम जरा सी मुश्किल देखकर वहां से डरकर वापस आ गई हो। हमारे मास्टर का जिसने भी ये हाल किया है, हमें उससे बदला जरूर लेना है। और तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती? तो साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ ये बुढ़ा कौन है? इसलिए उसे कहती है, ये एक सेकंड क्लास का एल्केमिस्ट मास्टर है, मैंने इसे ढूंढा है और अपने साथ ले आई। मुझे लगता है कि ये हमारे फादर को क्योर कर सकता है। जू पेन भी हंसते हुए उससे कहता है, मैंने बहुत सारे समुद्रों को पार करते हुए बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ और बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे फादर का इलाज कर सकता हूँ। जैंगमिंग उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये लू फैमिली के ट्रेजर से जख्मी हुआ है, इसलिए सिर्फ लू फैमिली के ट्रेजर से इसे हील किया जा सकता है और कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी। क्या तुम्हें मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है? इसलिए उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। जबकि उसी वक्त कुपैन जल्दी से उसके सामने आ जाता है, मुझे बस एक चांस देकर देखो, मैं लोगों को हील करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। जैंगमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है, मेरे सामने से हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। जैंगमिंग अपनी फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है, जिससे जू फैन पीछे लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। जू फैन एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, तुमने मुझे पंच क्यों मारा? साथ ही वो मिस ली से कहता है, मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पेशेंट को हील नहीं करूंगा, ये लोग तो पागल हैं। जैंगमिंग फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस ली उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। जैंगमिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम कह ही रही हो कि ये इतना बड़ा मास्टर है, तो फिर ठीक है, इसे मेरे फादर को हील करने के लिए ले जाओ, लेकिन अगर ये मेरे फादर को ठीक नहीं कर पाया तो फिर इसे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा।